वेलकम टू ऑल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर सोनू कोठारी, स्कूल लेक्चरर, राजस्थान से। डिस्टेंस आज एनिमल फिजियोलॉजी से मैं पाचन तंत्र टॉपिक ले रहा हूं, जिसके 100 वन लाइनर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। और यकीन मानिए, आप लोगों का जो पाचन तंत्र वाला टॉपिक है, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम वन लाइनर देखते हैं। डिस्टेंस आमाशय में अरेखित पेशियां या अनस्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती है। अनस्ट्रेटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान देंगे, अनस्ट्रेटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है कि स्टमक में किस प्रकार की पेशियां मिलती है, तो अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तथा आमाशय का जो पेशी स्तर होता है, आमाशय की औतिकी या हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं, 4 लेयर्स वहाँ पर होती है। तो उसका जो पेशी स्तर है, सेकंड नंबर का पेशी स्तर ट्यूनिका मस्कुलरिस, उसमें तिरछी पेशियां या ऑब्लिक मसल्स पाई जाती है। तो बिल्कुल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आमाशय की औतिकी में कितनी लेयर होती है। तो यहाँ पर 4 लेयर्स होती है। डिस्टेंस सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना या सिरोसा लेयर बोलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। सेकंड वाली जो लेयर होती है उसे हम मस्कुलरिस बोलते हैं, मस्क्यूलरिस। और यहाँ पे 3 प्रकार की मसल्स मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और तिरछी पेशियाँ या ऑब्लिक मसल्स। तो आमाशय में तिरछी पेशियों का मिलना आमाशय की विशेषता हो जाएगी। ट्यूनिका मस्कुलरिस इसे हम बोल देंगे। और इससे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम ट्यूनिका सबम्यूकोसा कहेंगे। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका म्यूकोसा बोल देंगे। तो अगर आपसे पूछा गया कि सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, तो सिरोसा लेयर या ट्यूनिका एक्सटर्ना। और सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है, तो ट्यूनिका म्यूकोसा लेयर आप यहाँ पर बता देंगे। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप हिस्टोलॉजी भी याद रखेंगे आमाशय की। खाली आमाशय की ट्यूनिका म्यूकोसा में अनेक अनुदैर्ध्य वलन, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं। खाली आमाशय में बात की जा रही है, तो इन्हें हम रगी कहते हैं। खाली आमाशय की ट्यूनिका म्यूकोसा में जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स या अनुदैर्ध्य वलन आपको दिख रहे हैं, उन्हें रगी के नाम से जाना जाता है। आमाशय की ट्यूनिका म्यूकोसा के वलन द्वारा जठर ग्रंथियों का निर्माण भी किया जाता है। तो जठर ग्रंथियों का निर्माण भी ट्यूनिका म्यूकोसा में पाए जाने वाले वलनों के द्वारा ही होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड व एंजाइम का स्त्रवण आमाशय की फंडिक ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो हमें पता है डिस्टेंस कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन। तो इनका स्त्रवण जो है वो फंडिक ग्लैंड्स के द्वारा किया जाएगा। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम की हम बात करें कि इन्हें कौन सी कोशिकाएं सिक्रीट करती है, तो पेप्टिक और चीफ कोशिकाओं के द्वारा आपके पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, जो कि प्रो एंजाइम्स है या जाइमोजन्स हैं, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, ये बाद में सक्रिय किए जाएंगे। तो इनका स्त्रवण चीफ कोशिकाओं या पेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि HCl का स्त्रवण सिक्रीशन ऑक्जेंटिक सेल्स या इन्हें हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, डिस्टेंस पैराइटल सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो आपको दोनों कोशिकाओं के नाम याद रखने हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक या चीप कोशिकाओं के द्वारा तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन किया जाता है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स के द्वारा HCl का सिक्रीशन यहाँ पर किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। सेरोटोनिन की हम बात करें तो इसका स्त्रवण अर्जेंटोफिन सेल्स के द्वारा किया जाता है। अर्जेंटोफिन सेल्स भी आमाशय में पाई जाती है। और साथ ही ये ड्यूडिनम, जो छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी ड्यूडिनम, उसमें भी पाई जाती है। तो अर्जेंटोफिन से सेरोटोनिन का स्त्रवण होता है। और सेरोटोनिन की मैं बात करूं तो सेरोटोनिन जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर या वेसल्स को संकुचित करने वाला पदार्थ है। और हिस्टामाइन का एंटागोनिस्ट इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि हिस्टामाइन जो है वो वेसोडाइलेटर होता है। और वेसोडाइलेटर का मतलब है वेसल्स को चौड़ा करने वाला। तो हिस्टामाइन का सिक्रेशन मास्ट सेल्स के द्वारा होता है, जबकि सेरोटोनिन का सिक्रेशन जो है वो अर्जेंटोफिन सेल्स भी कर रही है। और ये एक वेसो कंस्ट्रिक्चर या वेसल्स को संकुचित करने वाला पदार्थ है। तो आप ध्यान देंगे। ग्रहणी या ड्यूडिनम, जो कि छोटी आंत का भाग है, में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है।
व लीबर खून की दरारें भी यहाँ पर पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा गया कि ब्रूनर ग्लैंड्स और लीबर खून की दरारें, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर खून कहाँ मिलती है, तो ग्रहणी में, ड्यूडिनम में पाई जाती है। ग्रहणी में कुछ वर्तुल वलन या सर्कुलर तित भी पाए जाते हैं, इन्हें प्लीकी सर्कुलरिस के नाम से जाना जाएगा। ग्रहणी में पैनित कोशिकाएं पाई जाती है जो कि स्तंभाकार कॉलमनर सेल्स है, और जाइमोजन कण इनमें पाए जाते हैं, ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। ग्रहणी में पत्तियों के समान रसांकुर विलाई पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि छोटी आंत में रसांकुर मिलते हैं, विलाई मिलते हैं। तो छोटी आंत का जो भाग ग्रहणी ड्यूडिनम, यहाँ पर पत्तियों के समान रसांकुर पाए जाते हैं, जबकि इलियम में मुग्दराकार या क्लब शेप्ड रसांकुर मिलते हैं। इलियम की ही लेमिला प्रोपरिया जो लेयर है, वहाँ पर लिम्फ टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें पेयर्स पैचेज कहा जाता है। तो ये लिम्फोइड टिश्यूज भी आप ध्यान देंगे जो कि इलियम की लेमिला प्रोपरिया में मिलते हैं। यकृत के चारों ओर मिलने वाले कैप्सूल को हम ग्लिसन्स कैप्सूल्स बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। तो ग्लिसन कैप्सूल का संबंध लीवर से हो जाएगा डिस्टेंस। निर्वायिका त्रय या हिपेटिक ट्राइड की हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, नाम से पता चल रहा है ट्राइड है। तो इसमें यकृत निर्वायिका शिरा की शाखा होती है, यकृत धमनी की शाखा होती है, और अंतरपिंडिकीय यकृत वाहिका मिलती है। यानी ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी एंड अंतरपिंडिकीय यकृत वाहिका या लीवर वेन यहाँ पर पाई जाती है। यकृत कोशिकाओं को हम हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। यकृत के शिरा पात्रों में या साइनोसोइड्स में विशेष प्रकार की फेगोसाइटिक नेचर वाली सेल्स पाई जाती है। फेगोसाइटिक नेचर की ये सेल्स होती है, और इन फेगोसाइटिक नेचर की सेल्स को हम कुफर कोशिकाएं कहते हैं। सहपित्तवाहिनी कॉमन बाइल डक्ट ग्रहणी की समस्त भुजा में खुलती है, ड्यूडिनम की प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स में खुलती है। इस छिद्र पर, यानी कॉमन बाइल डक्ट जब ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में खुलती है तो वहाँ पर एक रंध्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर मिलता है जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलेंगे। तो ये आप ध्यान देंगे। कभी कभी एम्पुला ऑफ वाटर भी पूछ लिया जाता है। एम्पुला ऑफ वाटर क्या है? तो हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट जो है वहाँ पर हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, उसके फूले हुए भाग पर एम्पुला ऑफ वाटर पाया जाता है, और इस एम्पुला ऑफ वाटर पर ही आपकी ओडाई की अवरोधनी मिलती है जो कि कॉमन बाइल डक्ट से संबंध रखेगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। यानी अगर मैं कहूँ कि जो आपकी बाइल डक्ट है और पैनक्रेटिक डक्ट है, दोनों मिलकर हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट बनाएगी या कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी, तो वहाँ पर एक फुला हुआ भाग यहाँ पर मिलेगा जिसे हम एम्पुला ऑफ वाटर बोलेंगे, एम्पुला ऑफ वाटर। और इस एम्पुला ऑफ वाटर के यहीं पर आपकी ओडाई की अवरोधनी पाई जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। या सहपित्तवाहिनी जो कि ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में खुलती है और वहाँ पर एक छिद्र मिलता है, वहीं पर ओडाई की अवरोधनी पाई जाती है। सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय रस के स्त्रवण को दीप्त करता है। तो ये सिक्रेटिन हार्मोन आप ध्यान देंगे, ये पैनक्रेटिक जूस के सिक्रेशन को दीप्त करता है। छोटी आंत्र में पाए जाने वाले पेयर्स पैचेज लसिका उत्तक हम पढ़ चुके हैं, अभी देख चुके हैं इनके बारे में। आगे हम देखते हैं जो डायस्टेज एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माल्टोज आपका एक डाइसैकेराइड हो जाएगा जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है माल्टोज। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड, जबकि जो माल्टोज है वो डाइसैकेराइड हो जाएगा। डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। पित्त अम्ल या बाइल एसिड्स की बात करें तो ये स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, यानी बिल्कुल आप ध्यान देंगे, पित्त अम्ल स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को उद्दीप्त करता है। कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी कहा जाता है, लेने से रिकेट्स रोग की रोकथाम होती है, जिसमें बच्चों की जो हड्डियां हैं वो विकृत हो जाती है, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया इसकी कमी से हो जाता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, ये एपिडर्मी कोशिकाओं में श्रृंगी भवन को रोकता है। तो एपिडर्मल सेल्स में केराटिनाइजेशन को रोकने का काम कौन करेगा? विटामिन ए करेगा, और इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी कमी से रतौंधी, निक्टालोपिया और जिरोप्थेल्मिया शुष्क नेत्र रोग हो जाते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। एनीमिया में मुख्यतया आयरन की कमी हो जाती है। और पर्निशियस एनीमिया की हम बात करें तो पर्निशियस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया की हम बात करें, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, खून की कमी।
आरबीसी निर्माण हेतु विटामिन B12 आवश्यक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसे साइनोकोबालेमिन हम बोलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान देंगे, साइनोकोबालेमिन किसको कहा जाता है, तो विटामिन B12 को कहा जाता है। भोजन के साथ नींबू के रस के अधिक उपयोग से टाइलिन की क्रिया घट जाती है। टाइलिन जो सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा में मिलता है उसे हम टाइलिन भी बोलते हैं, तो उसकी क्रिया नींबू के रस की वजह से, भोजन के साथ अगर नींबू का रस लिया जा रहा है तो टाइलिन की क्रिया घट जाती है। एक सामान्य कार्य करने वाले औसत व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पित्त वाहिनी के अवरोधित होने पर वसा का पाचन व अवशोषण कम हो जाएगा, क्योंकि जो बाइल है वो वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, और इमल्सिफिकेशन के बाद ही उस पर लाइपेज एंजाइम काम करता है। तो पित्त वाहिनी अगर अवरोधित हो गई या किसी कारणवश पित्त नहीं आ पा रहा है तो वसा का पाचन और अवशोषण कम हो जाता है। यकृत के निष्क्रिय होने पर शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यकृत के अंदर ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्र चलता है, यूरिया साइकिल चलती है और अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। रोडोप्सिन के लिए विटामिन ए आवश्यक है। रोडोप्सिन आँखों में पाया जाने वाला वर्णक है और ये विटामिन ए के द्वारा बनाया जाएगा। दंत सूत्र दोनों जबड़ों के दांतों की संख्या, प्रकार और व्यवस्था को व्यक्त करता है। बिल्कुल दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या और प्रकारों को ये व्यक्त करेगा। अभी हम दंत सूत्र भी देखेंगे आगे। स्त्रियों की आहार नाल की पेशीय गति क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कही जाती है। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे कि स्त्रियों की आहार नाल में जो गति हो रही है जिसकी वजह से भोजन आगे सरकता है उसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट हम बोलते हैं। कलश कोशिकाएं गॉबलेट सेल्स श्लेष्मा का स्त्रवण करती है और ये कलश कोशिकाएं भी आपकी पेनक कोशिकाओं के साथ पाई जाती है ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम में मिलती है, ग्रहणी में पाई जाएगी, ग्रहणी में भी मिलती है ये कलश कोशिकाएं गॉबलेट सेल्स। पेप्सिन प्रोटीन पाचन को प्रारंभ करने वाला एंजाइम है जो कि आमाशय में मिलेगा। दांतों में फ्लोराइड के कारण मोटलिंग हो जाता है, तो ये मोटलिंग भी आप याद रखेंगे, दांत पीले पड़ जाते हैं। दांतों में पल्प के आधार पर एपिकल फोरामेन नामक छिद्र पाया जाता है। दांतों में जो पल्प कैविटी होती है उसके आधार पर एक छिद्र पाया जाता है जिसके एपिकल फोरामेन हम बोलेंगे। पित्त वाहिनी में स्फिंक्टर ऑफ ओडी नामक कपाट पाया जाता है, तो हम कॉमन बाइल डक्ट में स्फिंक्टर ऑफ ओडी देख चुके हैं। अर्जेंटोफिन कोशिकाएं आमाशय व ग्रहणी दोनों में पाई जाती है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जल का सर्वाधिक अवशोषण कोलन, जो कि आपकी बड़ी आंत का भाग है, कोलन में होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है, जबकि जो मवेशी हैं उनमें सेलुलोज एंजाइम बनता है और सेलुलोज का पाचन वहाँ होता है। शाकाहारियों के लिए दाल सर्वाधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ है। घाव भरने वाला विटामिन विटामिन सी को कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या निक्टालोपिया या रात में दिखाई नहीं देना रोग होता है। टाइलिन लार में पाया जाता है। यकृत से पित्तरस का स्त्रवण होता है लेकिन एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ग्रहणी में सबसे कम क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ग्रहणी में सबसे कम होती है। दूध को दही में बदलने का कार्य रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो ये आप ध्यान देंगे। इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम आप ध्यान देंगे, ये इन्वर्टेज एंजाइम यीस्ट के द्वारा बनाया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो आपका बेकर्स यीस्ट और ब्रीवर्स यीस्ट है उसके द्वारा इन्वर्टेज एंजाइम बनाया जाता है। ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। अमीनो अम्लों का अवशोषण रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में होता है। तो जो विलाई है उनकी रुधिर कैपिलरीज में अमीनो अम्लों का अवशोषण पाया जाएगा। अमाइलोप्सिन कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है। अमाइलोप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो कि अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। अग्नाशय पैनक्रेटिक जूस में मिलता है। मलाशय में जल व लवण अवशेषी कोशिकाएं भी पाई जाती है। मलाशय जो रेक्टम है उसमें जल को अवशोषण करने वाली, लवण को अवशोषण करने वाली सेल्स भी पाई जाती है। गाय का रुमेन आमाशय का भाग है, तो गाय में जो आमाशय होता है रुमन वो आमाशय का भाग है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आहार नाल का भाग है और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो सिकम में पाए जाने वाली अंगुली समान आउटग्रोथ को हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं और ये एक अवशेषी अंग है। पाइलोरस आमाशय व ग्रहणी के मध्य का भाग है। बिल्कुल आमाशय और ग्रहणी को जोड़ने वाला भाग पाइलोरिक भाग हो जाएगा। भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से जो
पृथक करता है वो एपिग्लोटिस, यानी ग्लोटिस को ढकने का काम कौन करेगा? एपिग्लोटिस करेगा। इलियम व बड़ी आंत्र के जंक्शन पर फुला हुआ भाग सेक्युलस रोटंडस पाया जाता है। इलियम और बड़ी आंत्र के जंक्शन पर एक फुला हुआ भाग मिलता है जिसको सेक्युलस रोटंडस हम कहेंगे। दांत का अधिकांश भाग डेंटिन द्वारा निर्मित होता है। डेंटिन दांत का अधिकांश भाग बनाता है। इसके अलावा दांत का जो शिखर है वो इनेमल से बना हुआ होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। और इनेमल जो है वो जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। आंत्र की आंतरिक सतह पर उपकला स्तर पाया जाता है। जो आंत की आंतरिक लेयर होती है वहाँ पर एपिथेलियम लेयर मिलती है, एपिथेलियम स्तर पाया जाता है। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र हम देखें तो 2123 2123 ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में, तो लगभग यहाँ पर 32 दांत, टोटल 32 दांत यहाँ पर होते हैं। बिल्कुल आप ध्यान देंगे 2123 2123। लिबर कून की दरारें आंतरिक रस का स्त्रवण करती है और आंतरिक रस को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। लिबर कून की दरारें किसका स्त्रवण करती है? आंतरिक रस का या सक्कस एंटेरिकस का स्त्रवण करती है। आंतरिक रसांकुर अवशोषण को बढ़ाते हैं, बिल्कुल आपको पता है माइक्रोविलाई जो है वो अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। शशक या खरगोश का दंत सूत्र 2033 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। 28 दांत खरगोश में होते हैं। शशक के कोलन में पाई जाने वाली थैलियों को हम होस्ट्रा कहते हैं। बिल्कुल थैलियाँ जो मिलती है कोलन में उन्हें होस्ट्रा कहा जाता है। मनुष्य में एक दंतीय दांतों की संख्या 12 और द्विबार दंती दांतों की संख्या 20 होती है, यानी दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं और स्थायी दांत जो होते हैं वो 12 होते हैं। टोटल दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं। सिक्कम सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित संरचना है। सिक्कम जो आपकी बड़ी आंत का भाग है, सिक्कम कोलन और रेक्टम पैर पिंड लिम्फोसाइट का उत्पादन करते हैं। पैर पैचेज जो हमने पढ़े हैं। मोलर दूधिया दांत की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो मोलर होते हैं वो दूध के दांत नहीं होते हैं। प्रीमोलर्स में 2 व मोलर्स में 2 या 3 मूल पाई जाती है, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। प्रीमोलर्स और मोलर्स में 2 या 3 रूट्स पाई जाती है। डेंटिन का उद्भव मेसोडर्मल व इनेमल का उद्भव एक्टोडर्मल होता है। जो डेंटिन जिससे दांत का सर्वाधिक भाग बना हुआ है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और इनेमल जो सबसे कठोर पदार्थ है दांत का शिखर बनाता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। इनेमल में 95% अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, जबकि जल की मात्रा 3 से 6% या कहें 3 से 4% ही होती है। ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा डेंटिन का स्त्रवण किया जाता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आप ध्यान देंगे। इनेमल में कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम सल्फेट दोनों ही पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। लार ग्रंथि शाखित एल्वियोलर ग्रंथियां हैं, इसके द्वारा लार का स्त्रवण होता है। इसमें टाइलिन व लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम मिलते हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मिलती है, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। इंफ्रा ऑर्बिटल जो लार ग्रंथियां हैं वो मानव में एब्सेंट होती है। खरगोश के व मनुष्य के दांत आप यहाँ पर ध्यान देंगे गर्तदंती, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। खरगोश, चूहों व नर हाथी के ऊपरी इंसाइजर्स मूल रहित दांत कहलाते हैं, क्योंकि ये निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। तो आप ध्यान देंगे खरगोश, चूहों और नर हाथी के ऊपरी इंसाइजर्स मूल रहित दांत है, रूटलेस स्थित है और ये निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। तो ध्यान देंगे खरगोश के इंसाइजर्स एक्रोडोंट प्रकार के होते हैं। एक्रोडोंट दांत जो होते हैं वो गर्त में न लगकर गुहा के शीर्ष पर लगते हैं। जो कैविटी है उसकी गर्त में न मिलकर शीर्ष पर पाए जाते हैं, तो उसको एक्रोडोंट तित हम बोल देंगे। एक्रोडोंट तित मुख्य रूप से मछलियों में पाए जाते हैं। खरगोश में कैनाइन की अनुपस्थिति के कारण दंतावकाश डायस्टेमा पाया जाता है। खरगोश में रत्नक दांत अनुपस्थित होते हैं, कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं और वहाँ पर खालिस्तान मिलता है जिसे हम डायस्टेमा या दंतावकाश कहेंगे। जंगली सुअर के कैनाइन जुगाली करने वाले जंतुओं के प्रीमोलर्स और मोलर्स रूटलेस तित कहलाता है। तो ध्यान देंगे आप, जंगली सुअर के कैनाइन्स जुगाली करने वाले जंतुओं के प्रीमोलर्स और मोलर्स रूटलेस तित होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स को चिक तित के नाम से भी जाना जाता है। खरगोश व हाथी के कपोल दांत लोफोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी हाथी में जो दांत होते हैं वो लोफोडोंट प्रकार के होते हैं। खरगोश के कपोल दांत भी लोफोडोंट प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ व स्तनधारियों में थिकोडोंट दांत पाए जाते हैं या गर्तदंती दांत पाए जाते हैं, यानी कैविटी के अंदर जो दांत है वो पाया जाता है। खरगोश के निचले जबड़े के अर्धांश में 6 दांत पाए जाते हैं। खरगोश में कुल 28 दांत होते हैं। कशेरुकियों के शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ।
खरगोश के इंसाइजर की कुल संख्या 6 होती है, यानी खरगोश में जो इंसिजर दांत होते हैं वो 6 होते हैं। शशक में दांत प्रीमैक्सिली, मैक्सिली और डेंट्रिस पर पाए जाते हैं। हाथी दांत हाथी के ऊपरी इंसिजर होते हैं, बिल्कुल आप ध्यान देंगे। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में इंसाइजर, कैनाइन, फीमोरल, मोलर 4, 2, 4, 6 होते हैं। तो हमने 2, 1, 2, 3 लिखा है और 2, 1, 2, 3 लिखा है, तो आप देख सकते हैं 4 प्लस करेंगे तो 2 और 4 और 6। तो इस प्रकार से जबड़े में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर हो जाएंगे। खरगोश में दंतावकाश इंसाइजर और प्रीमोलर्स के बीच में पाया जाता है। खरगोश में कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ये शाकाहारी है, तो कैनाइन दांत का पाया जाना मांसाहारियों की विशेषता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी हम कहेंगे। मनुष्य में तीसरे मोलर दांत को अक्लडाट या विजडम टिथ के नाम से जाना जाता है। स्लोथ व दंत युक्त वेल में एक बार दंती व्यवस्था मिलती है, यानी एक ही बार दांत आते हैं स्लोथ और वेल में। साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य उभयचर के टेडपोल लार्वा व प्लेटिपस में एपिडर्मिस द्वारा निर्मित हॉर्नी टिथ पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा उभयचर के टेडपोल लार्वा और प्लेटिपस में। ऊपरी जबड़े में इंसिजर्स प्रीमैक्सिला अस्थि पर पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। नेजोपेलेटाइन वाहिनियों में जैकोब्सन के अंग पाए जाते हैं जो ग्राण संवेदी होते हैं, और ये जैकोब्सन के अंग जो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, सरीसृपों में, चिपकलियों में, सांपों में मिलते हैं और ग्राण संवेदी अंग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे 100 वन लाइनर कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन वन लाइनर की अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसी प्रकार के वन लाइनर और इस YouTube पे मैं करवाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।